काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा अगला वीडियो है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी कि ये टॉपिक इसके बाद आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम के नियम, ठीक है, या थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। टेट, सी टेट और डी एल एड काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। या तो एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, डी एल एड में तो आता ही है, ठीक। ऑप्शन मतलब डिटेल में भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में, या फिर बहुविकल्पी में भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो संभावना इसकी काफ़ी रहती है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आसान है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक। तो अधिगम के सबसे पहले देखिए, अधिगम के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक द्वारा दिए थे। तो इन्होंने भाई 2 प्रकार दिए थे, एक मुख्य नियम, ठीक, एक मुख्य नियम दिए थे, और जिनमें मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम है और गौड़ के अंतर्गत 5 नियम है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो लिखा है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए, और सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है। तो आप पहले प्रश्न, ये जो पहला लिखा हुआ है, इसी को जब पढ़ लेंगे तो इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो इनका जो पहला नियम था वो था तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार आप ये समझते कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह उस कार्य को भाई अच्छे से रुचि के साथ करता है और जल्दी ही सीख लेता है। इसके विपरीत क्या होता है कि भाई जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं रहता, ठीक, तो उसको आप कितना भी सिखा दीजिए वो नहीं सीखेगा। तो यही तत्परता का नियम है, ठीक। तो तत्परता से हमारा आशय यह है कि अनुबंध के क्रियान्वित होने से संतोष मिलता है। यदि अनुबंध क्रियान्वित नहीं हो पाता तो असंतोष मिलता है। इस प्रकार इस नियम का आशय यह है कि बालक जिन कार्यों को सीखने के लिए या करने के लिए तत्पर है वह उन कार्यों को सीख लेता है। व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिसमें उसको आनंद आता है, ठीक। तो ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, बस केवल समझना था आप लोगों को। तो पहला है तत्परता का नियम, उसके अंतर्गत जो बातें थी कि यदि किसी कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, यानी जिस कार्य में हमारी रुचि रहेगी, तो वो हम आसानी से सीख लेंगे, ठीक। तो इस नियम का यही मतलब था। तो पहला नियम कौन सा हो गया, तत्परता का नियम। कौन सा, तत्परता का नियम, आप याद रखिएगा, पहला नियम। आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा दूसरा नियम है वो है, दूसरा नियम हमारा हम लोगों का है वो है अभ्यास का नियम, ठीक, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम जो है वो 2 प्रकार से, एक उपयोग का नियम है और एक अनुपयोग का नियम है, ठीक। तो अभ्यास का नियम हम लोग पढ़ते हैं कि भाई देखिए, पहले देखिए अभ्यास के अंतर्गत क्या है कि भाई इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति है, वो बार बार कोई क्रिया किया, बार बार कोई काम करता है, बार बार पढ़ता है, तो भाई सीख जाता है। यही तो अभ्यास है ना। आप मैथ का कोई सवाल लीजिए, एक बार करिए, नहीं आ रहा, उसको 5-6 बार करिए, 10 बार करिए, तो आपको एकदम रट जाएगा, सवाल भी समझ में आ जाएगा। तो अभ्यास से आया ना, तो यही है अभ्यास का नियम। इसमें एक है उपयोग का और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो पढ़ते हैं उपयोग का नियम। तो थॉर्नडाइक ने उपयोग के नियम का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है कि जब किसी स्थिति या प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाए जाने वाले संबंध बना दिए जाएं और यदि अन्य वस्तुओं को उसी प्रकार रखा जाए तो उसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है। अनुप्रयोग का नियम क्या कहता है कि जब स्थिति और प्रतिक्रिया में लंबी अवधि तक कोई परिवर्तन लाने वाला संबंध नहीं बनाया जाता तो इस संबंध की शक्ति क्षीण हो जाती है, ठीक। तो अभ्यास का नियम, दूसरा नियम था हमारा, पहला तत्परता का नियम था, दूसरा अभ्यास का नियम है, और अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग का नियम है और अनुपयोग का नियम है, ठीक। तो उपयोग का नियम मतलब आप किसी चीज़ को मतलब नियमित करते रहते हैं तो उसके बारे में सीखते जाएंगे, वो आपके ध्यान में रहेगा। अनुपयोग यदि आप बीच में छोड़ देंगे या उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसको सीखने की जो क्षमता होगी या उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे ये दोहा भी लिखा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, ठीक। ये इस अभ्यास के अनुरूप एकदम बिल्कुल फिट बैठता है। और हमारा तीसरा जो नियम है
वो है प्रभाव का नियम। ठीक है, कौन सा? प्रभाव का नियम। तो पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ये तीन थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक सीखने के प्रभाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति को जिस कार्य को करने में सबसे अधिक संतोष मिलता है वही कार्य वह बार बार करता है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने में उसे दुख या पीड़ा पहुंचती है उसे वह नहीं करना चाहता। असंतोष से व्यक्ति को काम करने की इच्छा शिथिल हो जाती है। संतोषप्रद परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंधन दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक प्रभाव के नियम को प्रशिक्षण और सीखने की क्रियाओं का मूल आधार मानता है। मैकडूगल ने प्रभाव के नियम से संबंधित अनेक प्रयोग चूहों पर किए हैं। ठीक, तो ये था हमारा प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत जो बातें हैं देख लेते हैं क्या लिखा है कि 1922 में थॉर्नडाइक ने जब प्रभाव के नियम में कुछ संशोधन किया है तो उसने बताया कि असंतोष से सीखने के संबंध कमजोर नहीं होते। उसने बताया कि प्रभाव के नियम में बारंबारता तथा नवीनता का विशेष महत्व है और व्यक्ति के जीवन में प्रथम अनुभव का मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम सीखने और शिक्षण का आधारभूत नियम है। इस नियम को पुरस्कार तथा दंड और सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। तो आप इसके अन्य नामों में याद रख सकते हैं, पुरस्कार तथा दंड का नियम, सुख और दुख का नियम। किसको? प्रभाव का नियम। तो ये तीन नियम आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि गौड़ नियम जो कौन कौन से मुख्य नियम। गौड़ नियम 2 हम लोगों को पढ़ना था सीखने के नियम के अंतर्गत, तो 3 हम लोगों ने मुख्य नियम के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। अब इसके अंतर्गत 5 नियम पढ़ने। कितने? 5। गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम पढ़ते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो नियम हैं। तो यहाँ पे है, पहला है अभिवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, 5 ही हैं। तो पहला है अभिवृत्ति का नियम। इसमें क्या है? व्यक्ति की एक विशेष अभिवृत्ति उसे सीखने को प्रेरित करती है। किसी व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति जैसी अभिवृत्ति होगी उसी अनुपात में वह कार्य को सीख सकेगा। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को नहीं करना चाहता तो वह या तो उस कार्य को कर ही नहीं पाएगा या फिर उस कार्य को करने के लिए अनेक त्रुटियां करेगा। बालकों को पढ़ाने से पूर्व उनको मानसिक रूप से तैयार करना अति आवश्यक होता है। तो ये अभिवृत्ति के नियम के अंतर्गत ऐसी बातें आती हैं। अब देखते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है। तो प्रतिक्रिया के नियम का अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी नवीन कार्य को सीखता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी नए कार्य को सीखता है तो उस कार्य के प्रति उस कार्य के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। व्यक्ति उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है। निरंतर प्रयास करने के पश्चात व्यक्ति को उससे संबंधित उपाय ज्ञात हो जाता है और सीखने का यह एक उपयोगी सिद्धांत है। हम अपने दैनिक जीवन में इस नियम का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते ही रहते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम है। आगे हम लोग आंशिक क्रिया का नियम पढ़ते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। किसी कार्य को करने का एक तरीका भी हो सकता है कि संपूर्ण कार्य को एक बार में न करके उसको भागों में विभाजित किया जाए। देखिए, आंशिक मतलब किसी कार्य को संपूर्ण में न करके उसके अंशों में किया जाए। इसे अंशों में विभाजित करके सीखना भी कहते हैं। कार्य का विभाजन कार्य को सरल बना देता है। यदि किसी कविता को अंशों में विभाजित करके याद किया जाए तो याद करने में सुविधा हो जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, अंश से पूर्ण की ओर। जो ये नियम है किसके आधार पर है? अंश से पूर्ण की ओर। एक शिक्षण का सिद्धांत है अंश से पूर्ण की ओर, उस पर आधारित है। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक, चौथा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम को सीखने का आधार बालक का क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। बालक जो कुछ भी नवीन ज्ञान प्राप्त करता है उसे वह अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है। इस प्रकार जो भी नया ज्ञान प्राप्त होता है उसे बालक के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब बालक के द्वारा नए सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन से संबंध स्थापित कर लिया जाता है तो उनके द्वारा उसका आत्मीकरण हो जाता है और इस प्रकार नवीन ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। आगे जो 5वां और लास्ट है वो है संबंधित परिवर्तन का नियम। हम एक सीखे हुए कार्य को विभिन्न परिस्थितियों में करते रहते हैं, ठीक है, परंतु इस नियम के अनुसार प्राप्त ज्ञान का उपयोग उसी के सदृश परिस्थितियों में किया जाता है। इस नियम में क्रिया के स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं आता, परंतु परिस्थिति अवश्य बदल जाती है। ठीक, तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम शारीरिक सिद्धांत पर आधारित है। इसी कारण उसे अपने प्रयोगों में सूझ का कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐसा अनुमान है कि सीखना व्यक्ति के नाड़ी व्यवहार के मार्गों का रूपांतरण है। ठीक, तो ये सब तो ठीक है। मेन जो मुख्य और गौड़ नियम थे उनकी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं।
कि कैसे आते हैं। लिखा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? क्रॉनवेल का है। ठीक, आगे है प्रासंगिक या प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसका निर्माण किसने किया था? तो बात का टॉपिक है। चलिए आ गया है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। इसका निर्माण 1935 में मरे एवं मॉर्गन ने किया था। और एक अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT है, इसका 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने भी किया था। आगे है, ये परीक्षण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं, बाकी अलग से हम लोग पढ़ भी लेंगे। और CAT परीक्षण में किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं? तो 3 से 11। और बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण है? तो भाई बिन्ने, साइमन, थॉर्नडाइक, टर्मन आदि नाम इंपॉर्टेंट है। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। 110 और 120 श्रेष्ठ बुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 120 होती है। और मंद बुद्धि बालकों की 80 से 90 और जिनकी 25 से 50 होती है, उनको मूर्ख बुद्धि। और रुचि का सामान्य अर्थ क्या होता है? रुचि का सामान्य अर्थ होता है लगाव से होता है। ठीक, और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति पर चेतना को केंद्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ध्यान या अवधान कहते हैं। और रोरसा ने किसका प्रतिपादन किया था? स्याही धब्बा परीक्षण का। और सीखने संबंधित देखिए प्रभाव का नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक, तो ये हम लोगों ने सीखने के नियम जो थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो 2 हम लोगों ने पढ़े थे, मुख्य और नियम, मुख्य और गौड़। तो मुख्य के अंतर्गत 3 थे और गौड़ के अंतर्गत 5 थे। तो आशा करता हूँ ये आज का जो वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगले इसी तरह हम लोग अगले ही टॉपिक में बाल विकास का कोई नया चैप्टर लेकर उस पर चर्चा करेंगे। और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।